तो पहला है इसमें पी सिस्टम और फिक्स्ड पीरियड सिस्टम। तो अगर इसका जो फर्स्ट लेटर है वो आ रहा है पी से स्टार्ट होने के लिए ये ध्यान रखना है कि इसमें जो पीरियड रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा। पीरियड मतलब जो जिस टाइम पीरियड पे आप ऑर्डर करेंगे, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ आप ऑर्डर करेंगे, वो जो पीरियड है वो आपको फिक्स रखना है, इसलिए इसको हम बोलेंगे पी सिस्टम। ठीक है। और सेकंड रहता है क्यू सिस्टम, जिसको फिक्स्ड क्वांटिटी सिस्टम बोलेंगे। क्यू क्यू फॉर क्वांटिटी, यहाँ पर क्यू से हमको समझना है क्वांटिटी। इस केस में क्या है, क्वांटिटी जो आपकी रहेगी वो फिक्स रहेगी। तो अगर क्वांटिटी फिक्स्ड है तो उसको हमने नाम दे दिया है क्यू सिस्टम। और इसका एक और अच्छा नाम है, दीज आर ऑल्सो नोन एज परचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। उसको अगर आपको परचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम के नाम से कोई पूछता है, या फिक्स्ड क्वांटिटी सिस्टम के नाम से कोई पूछता है, या फिर क्यू सिस्टम आपसे कोई पूछता है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि इसमें जो क्वांटिटी रहती है, ऑर्डर क्वांटिटी रहती है, वो फिक्स रहती है, टाइम पीरियड फिक्स नहीं रहता। जबकि जो पी सिस्टम है उसमें जो टाइम पीरियड है, जितने टाइम पीरियड में आप ऑर्डर करेंगे वो आपका फिक्स होता है। सेकंड एक काफी अच्छा सिस्टम है जिसको बोलते हैं पीक्यू सिस्टम। पीक्यू सिस्टम मोस्टली जो इंडस्ट्रीज वर्क करती है ऑलमोस्ट वो पीक्यू सिस्टम पर ही वर्क करती है। क्योंकि पी सिस्टम में तो आप क्या करते हैं कि जो पीरियड रहता है, टाइम पीरियड वो फिक्स कर लिया है, क्यू में आपने क्वांटिटी फिक्स कर ली। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हमेशा आप वही टाइम पीरियड पे ऑर्डर करें या आपकी रिक्वायरमेंट उसी टाइम पीरियड पर फुलफिल हो या उतनी ही क्वांटिटी की फुलफिल है। तो हम क्या करते हैं कि जो पी सिस्टम और क्यू सिस्टम के ड्रॉबैक्स होते हैं, उसको हम एलिमिनेट करने के लिए पीक्यू सिस्टम का यूज करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आगे आज के लेक्चर में एबीसी एनालिसिस क्या होता है। वीडी एनालिसिस, एक्स वाई जेड एनालिसिस और एफएनएसडी एनालिसिस, ये जो यूटिलिटी होती है किसी भी रॉ मटेरियल की या मशीनरीज की, उसके बेसिस पे हमने यहाँ पर इनके क्लासिफिकेशन किए गए हैं, मनी के बेस पे किए गए हैं, रिक्वायरमेंट टाइम के अकॉर्डिंग इनकी क्लासिफिकेशन किए। तो जब हम इन टॉपिक पे आएंगे तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पी सिस्टम और फिक्स्ड क्वांटिटी सिस्टम, सॉरी फिक्स्ड पीरियड सिस्टम। तो पी सिस्टम या फिक्स्ड पीरियड सिस्टम में जैसा हमने बात किया है, इन दिस सिस्टम इन्वेंट्री इज रिप्लेनिश्ड एट फिक्स्ड इंटरवल्स। तो आप जो इन्वेंट्री का रिप्लेनिशमेंट करना चाहते हैं, उसकी जो परचेसिंग करना चाहते हैं, उसका जो इंटरवल है या जो टाइम पीरियड है वो आपने फिक्स कर रखा है। फॉर एग्जांपल एवरी फर्स्ट ऑफ द मंथ और एवरी 15th ऑफ द मंथ आपने डिसाइड कर रखा है कि मंथ की हर फर्स्ट तारीख को मैं जो है परचेसिंग ऑर्डर सेंड करूंगा, या हर 15th जो है हर मंथ की 15th जो डेट रहेगी उस पे मैं इसको सेंड करूंगा। तो इस तरीके से जो है आप इसका जो टाइम पीरियड है वो उसको फिक्स करके रखते हैं हमेशा। अब बात आती है कि जो क्वांटिटी आप ऑर्डर करेंगे वो किस चीज पे डिपेंड करेगी। आपने टाइम पीरियड तो फिक्स कर लिया है उसका, तो फिर हमको देखना पड़ता है क्वांटिटी कितनी ऑर्डर करना है। तो द क्वांटिटी वी ऑर्डर डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ द कंजम्पशन। अब ये किस चीज पे डिपेंड करेगी क्वांटिटी की, आपका रेट ऑफ कंजम्पशन कितना है। मतलब किस रेट से आप उस क्वांटिटी को या उस जो रॉ मटेरियल है या जो भी प्रोडक्ट है उसको आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी, उसकी जो रेट है वो कितनी। तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा यहाँ पर, फॉर एग्जांपल इफ 20 यूनिट्स आर कंज्यूम हो रही है, 20 मिनट्स कंज्यूम हो रही है, उसमें हमें पर्टिकुलर 20 ऑर्डर देना जितनी की आपको उतनी का ही ऑर्डर देना है। अगर 20 की जगह 40 पीसेस करते हैं हमारे इस टाइम पीरियड में, मतलब जो सेकंड टाइम पीरियड है, फर्स्ट बार
और जो सेकंड वाला साइकिल था उसमें अगर 40 पीसेस आपके कंज्यूम हो रहे हैं तो जो आप नेक्स्ट ऑर्डर देंगे वो भी 40 पीसेस का ही ऑर्डर देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो टाइम पीरियड है वो तो फिक्स है, जो टाइम पीरियड का साइकिल है वो फिक्स है, लेकिन जो क्वांटिटी आपको ऑर्डर करना है वो डिपेंड करेगी कि पिछले साइकिल में आपने कितनी क्वांटिटी कंज्यूम की है। तो इस तरीके से आप एक कांस्टेंट इन्वेंट्री लेवल के आसपास वर्क करते रहते हैं। हियर द पीरियड इज कांस्टेंट, यहाँ पर जो ऑर्डरिंग वो कांस्टेंट एंड द क्वांटिटी ऑर्डर विल डिफर। ऑर्डर जितनी क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं वो क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है। सेम जो क्वांटिटी करने जा रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि पिछले मंथ में आपने उसका कितना कंजम्पशन किया है, या जो पिछला टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है उस टाइम पीरियड में आपने इसका कितना कंजम्पशन किया है। तो इसीलिए हम इसको नाम देते हैं फिक्स्ड पीरियड सिस्टम। ठीक है, किसी को कुछ डाउट में पूछ सकते हैं? सर आपकी आवाज सर अच्छे से नहीं आ रही सर। अच्छे से मतलब कैसी अच्छे से नहीं आ रही सर? लैग कर रही है कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा सर। मतलब सर एग्जांपल जब देना चालू किया तब से तो कुछ भी क्लियर नहीं हुआ सर। एग्जाम्पल जब देना चालू किया तब कुछ भी क्लियर नहीं हुआ यार सर तो तभी से क्या पूरी आवाज ही सर एकदम। अभी आ रही क्या? हेलो सर अभी आ रही थी एकदम, आते तो हाँ चली सर, जाती अभी आ है रही है। सर, आते आते एकदम चली जाती है। अच्छा, एक मिनट में फिर से आपको वो चीज एक्सप्लेन करता हूँ जो अपने बात की है ना। तो शॉर्ट में अपन फिर से देखते हैं। इसमें इसमें हम क्या करेंगे, पी सिस्टम में जो है पीरियड हमारा रहेगा वो फिक्स रहेगा। हम ऐसा डिसाइड कर लेते हैं कि मैं हर महीने की 1 तारीख को अपना मटेरियल जो है वो मंगाऊंगा। ठीक है, तो अब कितना मटेरियल मंगाऊंगा वो डिपेंड करेगा कि पिछले महीने में मैंने कितना कंजम्पशन किया है। मान लो आपने पिछले लास्ट मंथ में अगर आपने 20 यूनिट्स का कंजम्पशन किया है तो आप जो नेक्स्ट ऑर्डर देंगे अगले मंथ की 1 तारीख को तो वो आप कितनी यूनिट का ऑर्डर देंगे? 20 यूनिट्स का ही ऑर्डर देंगे। और लेकिन अगर आपने जब नेक्स्ट आपका सेकंड साइकिल स्टार्ट होता है, मान लो उस सेकंड साइकिल के स्टार्ट होने के ड्यूरेशन में आपने क्या करा है कि पिछले 1 महीने में आपने अगर 40 यूनिट का कंजम्पशन कर दिया है तो नेक्स्ट टाइम आपको जो ऑर्डर देना रहेगा वो कितने यूनिट का देगा? वो 40 यूनिट्स का रहेगा। तो इसमें जो रहेगा कि आप जो ऑर्डर दे रहे हैं वो ऑर्डर की क्वांटिटी जो है वो चेंज हो सकती है। वो डिपेंड करेगी कि पिछले ऑर्डरिंग साइकिल में आपने कितना कंजम्पशन करा है। लेकिन इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो टाइम पीरियड जो है वो फिक्स रहेगा। तो वो कंपनी डिसाइड करती है कि हर 15 डेज में ऑर्डर देना है या हर मंथ में देना है ऑर्डर या हर 3 मंथ में ऑर्डर देना है। और उसके अकॉर्डिंगली जो उनका जो पास्ट डेटा रहता है उस बेसिस पे वो ऑर्डर करते हैं। तो पी सिस्टम से सीधे सीधे ये समझना है कि जो पीरियड ऑफ ऑर्डरिंग रहता है वो फिक्स रहता है। क्वांटिटी वेरी करती है, वो डिपेंड करती है कि पिछले ऑर्डर में आपने कितना पिछले साइकिल में आपने कितना कंजम्पशन किया है। नेक्स्ट इसमें रहेगा सेकंड वाला क्यू सिस्टम या फिक्स्ड क्वांटिटी सिस्टम। तो अगर मेरी आवाज अगर कहीं बीच में आना बंद हो जाती है या प्रॉपरली सुनाई नहीं देती है तो आपको उसी टाइम मुझे बीच में टोक देना है। ठीक है, तो क्यू सिस्टम या जो फिक्स्ड क्वांटिटी सिस्टम रहता है, जैसा कि इसका नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या है कि जो क्वांटिटी आप ऑर्डर करेंगे वो क्वांटिटी फिक्स रहेगी, लेकिन उसको ऑर्डर करने का कोई टाइम फिक्स नहीं होगा। जब एक पर्टिकुलर रीऑर्डर पॉइंट अचीव हो जाएगा तो उस रीऑर्डर पॉइंट पे आप क्या करेंगे, इस ऑर्डर को सप्लाई कर देंगे, मतलब इस ऑर्डर के लिए आप रिक्विजिशन सेंड कर देंगे। तो देखते हैं इसमें कैसा होता है। Against to P system, here the quantity ordered per order is constant। तो P सिस्टम से अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो इस केस में हमको क्या चीज दिखाई देती है कि यहाँ पे जो आप क्वांटिटी का ऑर्डर कर रहे हैं हर ऑर्डर में वो क्वांटिटी क्या है, वो कांस्टेंट बनी हुई। तो आप जब भी ऑर्डर देंगे तो एक फिक्स्ड क्वांटिटी का ही ऑर्डर देंगे, बट द टाइम पीरियड ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर विल बी डिफर। अब जो टाइम पीरियड रहेगा वो डिफर हो सकता है। वो डिपेंड नहीं करेगा कि आपने पर्टिकुलर कौन सी डेट सेट की, वो डिपेंड करेगा कि आपका कंजम्पशन कितना हो चुका है। एवरी टाइम वी प्लेस द ऑर्डर फॉर द सेम क्वांटिटी।
तो हर बार हम सेम क्वांटिटी का ही ऑर्डर इसमें सेंड करते हैं। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज टू विन सिस्टम, और इस सिस्टम को हम टू विन सिस्टम भी बोलते हैं। तो टू विन, विन का मतलब यहाँ पर क्या रहता है कि इसको विन को हम एक अलग से रूम भी कंसीडर यहाँ पे कर सकते हैं। टू विन सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम, और इसका एक और नाम है मिनीमैक्स सिस्टम। And this is the oldest and most commonly used inventory control system। आप बहुत सारी शॉप पे जाते हैं परचेसिंग करने के लिए, तो बहुत बार वो बोलते हैं कि गोडाउन से मंगाना पड़ेगा। गोडाउन मतलब यहाँ खत्म हो गया हमारे पास, अब हम कहाँ से मंगाएंगे? गोडाउन से। तो जो उसकी शॉप हो गई वो हो गया हमारे लिए फर्स्ट बिन, और सेकंड बिन हो जाता है उनका गोडाउन। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। इन दिस सिस्टम द स्टॉक लोकेशन of the each item is divided into two section। अब पहले मैं ये जो इसका डायग्राम है इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि प्रोसेस कैसी है। देखिए इनिशियल जो क्वांटिटी वो इतनी है, जो यहाँ मैक्सिमम जो सर्कल से पॉइंट में बना रहा हूँ, मान लो पॉइंट ए है, यहाँ पर इनिशियल क्वांटिटी इनके पास ए के इक्वल अवेलेबल है। नीचे वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, एस लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये इनके पास सेफ्टी स्टॉक है। फिर एक लेवल हमने सेट कर रखा है, उस लेवल को नाम दिया फर्स्ट बिन, और यहाँ पर सेकंड वाला जो लेवल है, इस डॉटेड लाइन से, सेंटर वाली डॉटेड लाइन से नीचे तक का, ये हो गया हमारे लिए सेकंड। अब फर्स्ट बिन का मतलब ये है कि आपके पास जब आपने आपका साइकिल स्टार्ट किया, आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, तो आप कंटिन्यूअसली यहाँ से क्या कर रहे हैं? कंजम्पशन करते जा रहे हैं मटेरियल। मटेरियल का कंजम्पशन होते जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आपका मटेरियल जो है वो खत्म होते जाएगा। अब आपको रिप्लेनिशमेंट करने की जरूरत है। एक पॉइंट आपको मिलेगा जिसको हम बोलते हैं रीऑर्डर पॉइंट। तो जो कल का लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि रीऑर्डर पॉइंट क्या होता है और कैसे काम करता है। तो जैसे ही आपका रीऑर्डर पॉइंट अचीव हो जाता है, आप वहां पर ऑर्डर कर देते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट बिन का मतलब ये है कि आपने दो अलग अलग रूम बना रखे हैं। उन दो अलग अलग रूम्स में या दो अलग अलग गोडाउन्स में आपने मटेरियल को जो है स्टोर कर रखा है। तो जैसे ही आपका फर्स्ट रूम है उसका मटेरियल खत्म हो जाएगा, वैसे ही आपको ऑर्डर करना है। फर्स्ट रूम में रखा हुआ अवेलेबल मटेरियल जैसे ही खत्म हो जाता है, आपको वैसे ही ऑर्डर करना पड़ेगा। इसका मतलब ये, तो कहने का मतलब है कि जैसे ही आप सेकंड गोडाउन से या सेकंड रूम से पहला ऑब्जेक्ट या पहला मटेरियल पिक कर लेते हैं, वैसे ही आपको वहां पर ऑर्डर करना पड़ता है। तो इस तरीके का जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं टू बिन सिस्टम। अब जब सेकंड बिन होगा तब आप क्या, आपने ऑर्डर दिया है, तो ऑर्डर जब आप प्लेस करेंगे तब से तो आपको ऑर्डर मिलने तक का जो टाइम रहेगा वो लीड टाइम रहेगा। कल हमने देखा था यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा टाइम पीरियड लगेगा वो आपका लीड टाइम के इक्वल रहेगा, और वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है कल हमने डिस्कस किया था। तो आप जैसे ही ऑर्डर देते हैं वैसे ही आपको मटेरियल नहीं मिल पाएगा। तो जो मटेरियल आप पिक करेंगे वो कहाँ से यूज करेंगे? वो सेकंड वाले बिन में से यूज करेंगे। और अगर रिक्वायर्ड टाइम पे आपको मटेरियल फिर भी अवेलेबल नहीं होता है, तो ये जो सेफ्टी स्टॉक में आपने मटेरियल रख रखा है वहां से आप उसका यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। जब आपके पास फ्रेश मटेरियल अवेलेबल होगा, तो सबसे पहले आप फ्रेश मटेरियल कहाँ पे डालते हैं? सेफ्टी स्टॉक में। और जो भी सेफ्टी स्टॉक आपने डिसाइड कर रखा है उतना उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं। फिर आप मटेरियल कहाँ पे फिल करेंगे? आप मटेरियल फिल करते हैं सेकंड वाला जो बिन है इसमें। तो सेकंड बिन की जितनी रिक्वायरमेंट थी आप वो फुलफिल कर देंगे। उसके बाद मटेरियल कहाँ पर जाएगा? फर्स्ट बिन में जाएगा, और फर्स्ट बिन में से फिर से वो वर्किंग कंडीशन में यूज होता जाएगा। तो इस तरीके से जो ये सिस्टम रहता है इसको हम बोलते हैं टू बिन सिस्टम। तो अब इसको और डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं हम। इन दिस सिस्टम द स्टॉक लोकेशन ऑफ ईच आइटम इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, और उन दोनों सेक्शन को हमने नाम दे दिया है बिन। तो होता है क्या है कि जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, पर्टिकुलर मान लो कि आपने किसी कंपोनेंट की 100 यूनिट्स परचेस की है, किसी मटेरियल की 100 यूनिट अगर आपने परचेस की है, तो आपने ऐसा किया है कि जो 60 यूनिट्स है वो आपने फर्स्ट बिन में रख दी, और 40 यूनिट्स जो थी वो आपने सेकंड बिन में रख दी।
तो जब आपका वर्किंग साइकिल स्टार्ट होगा तो आप मटेरियल कहाँ से लेना स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वाले बिन से या फर्स्ट वाले गोडाउन से या फर्स्ट सेक्शन में से। तो जैसे ही आप फर्स्ट सेक्शन से मटेरियल लेना स्टार्ट करते हैं, उसका कंजम्पशन होते जाता है। जैसे ये 60 यूनिट्स हमारी खत्म हो जाएगी तो हम मटेरियल फिर कहाँ से लेना स्टार्ट करेंगे, सेकंड वाले बिन से। लेकिन जैसे ही आप सेकंड वाले बिन से मटेरियल लेना स्टार्ट कर देते हैं, आपको मटेरियल का ऑर्डर वहां पर प्लेस करना पड़ेगा। मटेरियल का ऑर्डर आप फिर से कितना प्लेस करेंगे, आप मटेरियल का ऑर्डर 100 ही प्लेस करेंगे, क्योंकि इस सिस्टम में क्या है कि आपकी जो क्वांटिटी है, ऑर्डरिंग क्वांटिटी है, वो फिक्स है। ठीक है, तो जो 100 यूनिट आपको रिसीव होगी उसमें से आप 60 यूनिट जो है वो फिर से कहाँ पे डालेंगे, फर्स्ट वाले बिन में डालेंगे, और 40 यूनिट्स जो है वो आप कहाँ पर डालेंगे, आपकी सेकंड वाली बिन में डालेंगे। या 40 ना डालते हो, जितनी आपने वहां से यूज की है उतनी आपको सेकंड बिन में पहले डालना पड़ेगी। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब बिन का मतलब है क्वांटिटी आएगी फिर? हाँ जी सर स्टॉक पे कौन सी क्वांटिटी आएगी फिर? देखो, स्टॉक में से अगर आपने यूज ही नहीं किया है कुछ, सेफ्टी स्टॉक आपने मान लो 50 यूनिट एक्स्ट्रा बना के रखा है, ठीक है, और आपने इसमें से अगर यूज ही नहीं किया है ना, मतलब आपका जो मटेरियल था वो इस पॉइंट पे, इसको अगर मैं नाम दूं बी पॉइंट, मान लो आपका मटेरियल इस बी पॉइंट पर ही आपको रिसीव हो गया है, तब आपका जो स्टॉक था वो वापस मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा। तो आपको यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि स्टॉक आप सेफ्टी स्टॉक में से मटेरियल निकाल ले। लेकिन अगर सेफ्टी स्टॉक से आप मटेरियल यूज कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको मटेरियल कहाँ पे सेंड करना है, कहाँ पे फिल करना है, सेफ्टी स्टॉक में। मान लो इसमें से आपने 10 यूनिट्स जो थी वो यूज कर ली थी, तो सबसे पहले आप 10 यूनिट्स कहाँ पे डालेंगे, सेफ्टी स्टॉक में। और 40 यूनिट्स जो आपने सेकंड बिन की यूज की थी वो आप कहाँ पे डालेंगे, सेकंड बिन में। और रिमेनिंग जो 50 यूनिट्स है वो आप कहाँ पर डालेंगे, फिर फर्स्ट बिन में। आ रही बात समझ में? यूजुअली आपने अगर ऐसा डिसाइड किया है कि फर्स्ट बिन में मैं 60 यूनिट डालूंगा और सेकंड वाले में 40 यूनिट डालूंगा, ठीक है, और मेरा जो सेफ्टी स्टॉक है उसको मैं हमेशा 50 का मेंटेन करके ही रखूंगा। और मान लो कि कुछ लीड टाइम की प्रॉब्लम हो गई, कुछ स्ट्राइक हो जाती है या ट्रांसपोर्टेशन में लेट हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो सेफ्टी स्टॉक का मटेरियल है वो भी कुछ कंज्यूम हो जाएगा। तो अगर मान लो उसमें से कुछ 10 यूनिट आपने कंज्यूम कर दी है, तो वो जैसे ही आपको नया फ्रेश मटेरियल मिलेगा तो सबसे पहले आपको किसको फिल करना है, आपको सेफ्टी स्टॉक की जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करना है। उसके बाद सेकंड बिन में जितना मटेरियल स्टोर करके रखना उतना हम उसमें फिल कर देते हैं, और फिर रिमेनिंग जितना भी बचता है वो हम कहाँ पे डालते हैं, फर्स्ट बिन में डालते हैं। ठीक है, समझ में आया? किसका क्वेश्चन था, प्रज्वल? यस सर, क्लियर हो गया। क्लियर है सर। क्लियर हो गया? यस आगे सर। बढ़ते हैं। सर हाँ जी। सर अगर सेफ्टी स्टॉक में जैसे अगर 10 कम हो गया और हाँ अपने को डालना पड़ा टोटल 100 में से, हाँ और फिर 40 अपन सेकंड बिन में डालेंगे, तो जो हाँ फाइनली फर्स्ट बिन में रहेगा उसमें 10 कम मिलेगा अपने को। तो वो हाँ। फिर अगली बार में मतलब मटेरियल बुलवाएंगे उसमें, तो ग्रेजुअली का बढ़ते जाएगा ना वो। हाँ, ये एक सवाल ऐसा हो सकता है कि अगर यही चलता रहा तो हर बार ये प्रोसेस क्या होगी कि ये डिले होता जाएगा। लेकिन देखो, अगली बार जब आपने ऑर्डर किया होगा इसका, जब जैसे आपका सेकंड बिन से मटेरियल निकलना स्टार्ट होगा तब आप क्या कर देंगे, ऑर्डर कर देंगे, ठीक है। तो अगर वहां लीड टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लीड टाइम की प्रॉब्लम नहीं आई मतलब जिस टाइम पे आपको मटेरियल रिसीव होना था वो मटेरियल अगर आपको रिसीव हो जाता है, और या हो सकता है कि एक आध दिन पहले भी रिसीव हो जाए, तब उस कंडीशन में आपका जो रहेगा सेफ्टी स्टॉक की तो 50 की रिक्वायरमेंट पूरी रहेगी। और सेकंड बिन में से हो सकता है कि आपने 40 पूरा का पूरा यूज नहीं किया हो, उसमें कुछ रिमेनिंग बच गया हो, ठीक है, तो आप इसको कितना कंप्लीट कर देंगे, आप इसको 50 कंप्लीट, इसका जो 40 कंप्लीट करना है सेकंड वाले बिन का, वो आप 40 उसका कंप्लीट कर देंगे, और रिमेनिंग जितना रहेगा वो कहाँ पे चला जाएगा, फिर फर्स्ट पे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रॉब्लम आएगी, कौन सी वाली प्रॉब्लम, सेफ्टी स्टॉक यूज करने की, ये ज्यादातर ये सी प्रॉब्लम आती नहीं है। तो ये कब आती है कि जब आपका लीड टाइम वेरी कर जाए, कुछ ट्रांसपोर्टेशन का इश्यू हो जाए, या मटेरियल जो आपका सप्लायर है उसके पास अवेलेबिलिटी नहीं हो तो वो आपको लेट सप्लाई करके देगा, तभी आप सेफ्टी स्टॉक का यूज करेंगे। लेकिन अगर नॉर्मली ये सब चीजें नेक्स्ट मंथ में अगर ये सही टाइम पे आपको सप्लाई कर देता है तो आपका जो 50 यूनिट सेफ्टी स्टॉक में रखना थी वो तो हमेशा बनी रहेगी। उसके बाद 40 यूनिट्स जो भी आपको नए मटेरियल में से 40 यूनिट आपको जो डालना है सेकंड बिन में वो आप वहां पे सप्लाई कर देंगे।
और रिमेनिंग जो 60 रहेगी वो आपका फर्स्ट में चली जाएगी। तो इस तरीके से वो फिर से मैनेज हो जाता है। आ रहा है समझ में? हाँ सर आ गया। ओके। है ना, मतलब ये जो प्रॉब्लम सेफ्टी स्टॉक में सेंड करने वाली प्रॉब्लम है वो साल में 1-2 बार ही अपने को फेस करना पड़ेगी, और वो भी ये रहेगा कि अगले बार नेक्स्ट टाइम पे आपको सब चीजें अवेलेबल हो जाती है टाइम पे, तो वो फिर पूरा मैनेजमेंट फिर से पहले जैसा हो जाता है। और ये भी हो सकता है कि जो फर्स्ट बिन से हम कंजम्पशन कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम पे अगले मंथ में ऐसा भी हो सकता है कि उसका कंजम्पशन थोड़ा सा कम हो जाए। जो वो 60 यूनिट यूज करना थी उसे 60 के बजाय नेक्स्ट मंथ में हो सकता है कि उनको 50 का ही ऑर्डर मिला हो, और वो सिर्फ 50 यूनिट ही यूज करे, तो जो 10 यूनिट एक्स्ट्रा बच रही है वो भी उनके पास ऑलरेडी स्टोर ही रहेगी। और यहाँ पे बिन का मतलब अपने को सीधे से ऐसे समझना है कि दो अलग अलग गोडाउन से या दो अलग अलग रूम है, या एक ही रूम में हम दो पार्टीशन बना देते हैं कि पहले पार्टीशन से या पहले अलमारी से हम मटेरियल निकालना स्टार्ट करेंगे, और जब इस फर्स्ट वाली अलमीरा का मटेरियल हमारा खत्म हो जाएगा वैसे ही हम ऑर्डर कर देंगे, और जब तक हमको ऑर्डर रिसीव होगा तब तक हम सेकंड अलमीरा से काम चला लेंगे। और फिर भी अगर कोई लेट हो जाता है मटेरियल रिसीव करने में, तो जो हमारा सेफ्टी स्टॉक रखा हुआ है हम उस सेफ्टी स्टॉक में से निकाल लेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फर्म है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। किसी को पता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में? FCI, yes sir. एफसीआई, यस सर। किसको पता है कुछ? तो एफसीआई जो है गवर्नमेंट की सोसाइटी है, कंपनी मान लो एक तरीके से। तो उसमें क्या होता है कि जितना भी जो हमारा ग्रेन प्रोडक्शन होता है, वो सारा ग्रेन प्रोडक्शन जो है हम एफसीआई के जो स्टोरेज रहते हैं उसमें रखते हैं। जो गवर्नमेंट, ये आपने बहुत बार सुना होगा, पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज चैनल में सुना होगा कि जो गेहूं की खरीदी कर रही है सरकार, या चने की खरीदी या सोयाबीन की खरीदी कर रही, तो खरीदी कर रही से मतलब ये है कि गवर्नमेंट खरीदी करके एफसीआई के गोडाउन्स में रखती है। तो जैसे ही वहां पे होता है वो सबसे पहले अपना जो सेफ्टी स्टॉक होता है उसमें फिल करते सारा। और जो ये 2 रुपए किलो या 5 रुपए किलो वाली जो स्कीम्स आती है गवर्नमेंट की, जिसमें बीपीएल जो है पब्लिक, उनको वो सप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले वहाँ उल्टा सिस्टम होता है, वो सबसे पहले सेफ्टी स्टॉक में से देना चालू करते हैं। सेफ्टी स्टॉक से इसलिए सप्लाई करना चालू करते हैं क्योंकि वहां पर वो जो है ग्रेन्स की स्टोरिंग कर रहे हैं, मतलब अनाज को स्टोर करके रख रहे हैं। तो सबसे पहले वो किसको खाली करते हैं? सेफ्टी स्टॉक को। सेफ्टी स्टॉक को इसलिए खाली करते हैं क्योंकि ये इसमें जो मटेरियल उन्होंने स्टोर किया था वो कई समय तक रखा रहता है वहाँ, और लगातार उस पे केमिकल्स वगैरह और मिलाथियान जो जो होता है वो सब का छिड़काव करके उसको मैनेज करके रखते हैं। तो जैसे उनके पास नया मटेरियल आता है उसको वो फर्स्ट और सेकंड बिन में भेजते हैं, और जो सेफ्टी स्टॉक रहता है उसको खाली करना स्टार्ट करते हैं। तो ये भी डिपेंड भी करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके की है, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो ये बिन सिस्टम है उसको वेरी करा सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसी चीजें हैं जो पेरिशेबल है, जो समय के साथ साथ खराब हो सकती है, तो उसमें जो पहले सेफ्टी स्टॉक होता है उसको खाली किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें और थोड़ा सा समझ से हम। सर यदि सर मेरा लीड टाइम में कुछ वेरिएशन नहीं हुआ वो मेरा सही है, बट यदि हाँ, डिमांड मेरी बढ़ गई तो सर उस केस में भी टोटल लेवल चेंज होगा ना मेरा? हाँ, देखो अगर आपकी डिमांड बढ़ गई है, अगर आपकी सर फॉर डिमांड बढ़ एग्जांपल गई तो आपका जो बिन फर्स्ट 2 बिन में है आपकी हाँ डिमांड बढ़ जाती है तो आपका जो फर्स्ट बिन है वो जल्दी एम्प्टी हो जाएगा। और वो यस जैसे ही एम्प्टी होता है आपका फर्स्ट में, जैसे ही लास्ट आइटम आपका खत्म होता है वैसे ही आपको ऑर्डर देना रहता है। यस सर। तो आपने वैसे ही ऑर्डर कर दिया है, और उसके बाद जो है वो जो मटेरियल आप यूज करेंगे वो सेकंड बिन में से करेंगे। यस और सर। अगर ड्यूरेशन में भी आपका डिमांड हाई रहता है तो आपका मटेरियल सेकंड बिन का भी खत्म हो चुका होगा, और आपको यूज करना पड़ेगा। और फिर भी अगर आपकी हाई रहती है, फिर भी अगर आपकी डिमांड हाई रहती है तो आपका सेफ्टी स्टॉक भी खत्म हो जाएगा, फिर आप स्टॉक आउट वाली सिचुएशन में जाएंगे। तब फिर आपको ये करना पड़ता है कि आपका फर्स्ट बिन, सेकंड बिन और सेफ्टी स्टॉक में कितना मटेरियल स्टोर करना है वो आपको फिर से इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे अगर आप 60, 40 और 50 लेके चल रहे हैं
तो हो सकता है कि आपको उसको 70, 50 और 60 इस टाइप से मैनेज करना पड़े। तो वो डिपेंड करेगा कि फिर आपकी डिमांड कितनी है। तो नॉर्मली जो इंडस्ट्रीज करती है उनके पास डिमांड के काफी सारे डेटा अवेलेबल रहते हैं और उस बेसिस पे ही वो पूरा अपना जो बिन सिस्टम है वो डिसाइड करके रखती है। और सडनली या इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रीज में नॉर्मली आती नहीं है, लेकिन अगर आती है तो वो नेक्स्ट मंथ से अपना जो फर्स्ट बिन, सेकंड बिन और जो स्टॉक का मेंटेनेंस करना है उसको वेरी करके इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, यस सर। ये देखो बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है ये। इसको अपन खुद अगर देखे तो एज ए शॉपकीपर, या हम समझे कि हमारी खुद की इंडस्ट्री या शॉप है, तो उस बेसिस पे जब हम इसका एनालाइज करने जाते हैं तो चीजें बहुत ही क्लियर हो जाएगी। हम बहुत सारे खुद अपनी शॉप में भी इस टाइप की बहुत सारी चीजें लगाते हैं। अगर आपका सडनली डिमांड बढ़ते जा रहा है तो आप फिर क्या करते हैं कि जितना आप ने क्वांटिटी ऑर्डर की सेट की है आप उसको खुद ही इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इंक्रीज करके आप उसका जो सिस्टम जो है फर्स्ट बिन, सेकंड बिन और स्टॉक का जो मेंटेनेंस है उसको आप प्रॉपरली वहां पे एडजस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो चीजें हम बुक्स में पढ़ते हैं ये सिर्फ थंब रूल्स होते हैं। ये एक तरीका होता है जिससे कि हमें थोड़ा सा आइडिया लगता है कि हम इंडस्ट्री में कौन कौन से टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब हम ऑन फील्ड पे काम करते हैं तो वहाँ सारी कंडीशंस जो होती है वो डायनामिक रहती है। मीन्स रोज रोज वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं और जैसे ही वहाँ कुछ नए चेंजेस आते हैं तो आपने जो भी सिस्टम वहाँ पे अप्लाई कर रखे हैं उन सारे सिस्टम में भी आपको चेंजेस करना पड़ते। तो मैनेजमेंट को भी कंटिन्यूअसली वहां पर वर्क करते रहना पड़ता है और वहां मैनेज करते रहना पड़ता है। सारे डेटा का कैलकुलेशन रोज डेली बेसिस पे उनको देखना रहता है। तो और आगे बढ़ते हैं इसमें अपन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, बिन का मतलब जो होता है कंटेनर। अब कंटेनर डिपेंड करेगा कि आपका मटेरियल कितना है या किस टाइप का आपने मटेरियल को स्टोर करना है। अगर छोटे आपने स्क्रू बोल्ट्स वगैरह इसका स्टोरेज करना है तो कंटेनर का साइज कम हो सकता है। लेकिन अगर बड़ा रॉ मटेरियल आपको स्टोर करके रखना है, कास्ट आयरन स्टोर करके रखना है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्टील के सेक्शंस आपको अगर स्टोर करके रखना है तो आपका कंटेनर बड़ा भी हो सकता है, फिर अपन उसको गोडाउन बोल सकते हैं। तो द फर्स्ट बिन होल्ड्स द नॉर्मल इशू स्टॉक। अब फर्स्ट बिन में आप किसको रखते हैं? नॉर्मल इशू स्टॉक। नॉर्मल इशू स्टॉक का मतलब है जब आप इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो वहाँ डेली आपको क्या है, स्टॉक इशू करवाना पड़ता है। सुबह जो भी वर्कर रहते हैं वो ड्यूटी पे जाते हैं, वैसे ही उनको जो स्टॉक रहता है वो इशू कर दिया जाता है। और फाइनली जब उनका वर्क खत्म होता है शाम को, तब उसको देख लेते हैं कि कितना स्टॉक इसमें से वर्किंग कंडीशन में आ गया है। तो जो नॉर्मल आपको डेली रूटीन में चाहिए वो आप चीजें कहाँ पे रख देते हैं? फर्स्ट बिन में रख देते हैं। एंड इट इज इंटेंडेड फॉर सेटिस्फाइंग द करंट डिमांड। और जितनी भी करंट डिमांड है वो कहाँ से पूरी करते जाते हैं? हम फर्स्ट बिन से करते हैं। द सेकंड बिन होल्ड्स द रिजर्व सप्लाई ऑफ मटेरियल्स। अब सेकंड बिन में कितना रखते हैं हम? रिजर्व सप्लाई रखते हैं मटेरियल्स का, पर वो किसके इक्वल रखते हैं? इक्वल्स टू द अमाउंट दैट विल बी कंज्यूम ड्यूरिंग द लीड टाइम। अब लीड टाइम में जितना मटेरियल हमारा कंज्यूम हो जाएगा उतना मटेरियल हम रखते हैं सेकंड बिन में। और ये भी एक तरीके का यहाँ सेफ्टी स्टॉक का, और साथ में इसमें क्या कर देते हैं हम? सेफ्टी स्टॉक ऐड करके रखते हैं। सेकंड बिन कम्स इनटू द यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से हमें सब क्लियर हो जाएगा। The second bean comes into the use only after the first bean is emptied। जब पहला बीन आपका खत्म होगा तभी आप सेकंड बीन में से मटेरियल लेना स्टार्ट करेंगे। Therefore, when the first piece is withdrawn from the second bin, the purchasing order is to be initiated। जैसे ही आप सेकंड बिन में से पहला मटेरियल निकाल लेते हैं आपको वहां पर परचेसिंग ऑर्डर इश्यू करना पड़ेगा। When a fresh stock is received, the level of the second bin is restored to its original high value। अब जैसे ही फ्रेश स्टॉक आ जाता है तो जो सबसे पहले मटेरियल हम कहाँ पे डालेंगे? सेकंड बिन में डालेंगे। अब ये किस कंडीशन में सेकंड बिन में डालेंगे कि अगर आपने सेफ्टी स्टॉक वाला जो था उसमें से अगर कोई मटेरियल आपने कंज्यूम नहीं किया है तो आप सेकंड बिन में डालेंगे। लेकिन अगर सेफ्टी स्टॉक में से भी कुछ मटेरियल कंज्यूम कर लिया है तो सबसे पहले सेफ्टी स्टॉक को फुल किया जाता है, उसके बाद सेकंड बिन में डालते हैं और फिर रिमेनिंग जो बचता है वो फर्स्ट बिन में डालते हैं। हाई वैल्यू ऑफ द बैलेंस इज पुट इन द फर्स्ट बिन। उसके बाद जो बची हुई बैलेंस रहता है उसको हम कहाँ डालते हैं? फर्स्ट बिन में।
फ्रॉम विच द करंट डिमांड इज नाउ सप्लाइड अगेन, और जहां से फिर से हम जो करंट डिमांड रहती है उसको फुलफिल कर सकते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक्चुअल सेकंड बिन इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड। अब बहुत से केसेस ऐसे रहते हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज अगर नहीं है तो वो अलग अलग इतने सारे गोडाउन्स की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल में सेकंड बिन कुछ नहीं होता है। वो क्या करते हैं कि एक ही डिपार्टमेंट में या एक ही गोडाउन में दो अलग अलग सेक्शन बना देते हैं, और फर्स्ट सेक्शन से जब मटेरियल खत्म हो जाता है तो वो सेकंड सेक्शन से निकालना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ इंडस्ट्री में ये करते हैं कि जो लास्ट मटेरियल रहता है उस पर कुछ पर्टिकुलर कलर कोडिंग कर दी जाती है, उस पर कुछ कलर कर दिया जाता है या कुछ कोड डाल दिया जाता है। तो जब उस कोड का मटेरियल आप वहां से उठा लेते हैं तो ये तो जो परचेसिंग मैनेजर है उसको समझ में आ जाता है कि इस कोड का मटेरियल यूज हो चुका है, मतलब अब उसे ऑर्डर करना है। The reorder point quantity can be separated from normal issue stock। normal issue stock से उसको हम सेपरेट करके रख देते हैं। किस तरीके से सेपरेट करते हैं? बाय रैपिंग इट और बाय प्लेसिंग इन ए सेपरेटर। इसको अलग से कुछ हम कवर रैप करके रख देते हैं उसके ऊपर, या उसको किसी एक अलग सेपरेटर में रख देते हैं। तो इससे ये पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो फर्स्ट बिन का है और सेकंड पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो सेकंड बिन का है। The time required to consume all the material in the bin depends on the rate of demand। अब ये जो दोनों बिन की बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी किसी ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था, वो जो टाइम लगता है इनके बिन के कंजम्पशन होने पे वो डिपेंड करता है कि आपके पास मार्केट से डिमांड कितनी आ रही है, आप कितना मटेरियल प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द डिमांड एम्प्टी द बिन इट में टेक्स। अब ये डिपेंड करता है आपकी किस टाइप की इंडस्ट्री है, उसके अकॉर्डिंग 15 से 20 दिन या अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग दिन में ये जो बिन है वो खत्म हो सकते हैं, एम्प्टी हो सकते हैं। हियर द ऑर्डर इज प्लेस्ड फॉर द मटेरियल एज सुन एज वन ऑफ द बिन बिकम्स एम्प्टी। ऑर्डर कब भेजते हैं? जब पहला वाला जो है आपका बिन है वो खाली हो जाता है, वैसे ही आप ऑर्डर करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड दिस डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ डिमांड। और वो जैसी बात कर रहे हैं हम, डिमांड रेट कितना है उस चीज पे डिपेंड करता है। कभी हो सकता है 15 दिन में खत्म हो, और कभी ये भी हो सकता है कि वो 5 दिन में ही आपका मटेरियल खत्म हो जाए। तो वो डिपेंड करेगा कि डिमांड किस तरीके से चल रही है। एंड डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ कंजम्पशन टाइम ऑफ प्लेसिंग विल डिफर। और इसके कारण क्या होता है कि जो ऑर्डर प्लेसमेंट का आपका टाइम है वो अलग अलग हो जाता है। तो पिछला जो केस हमने पढ़ा था पी सिस्टम, उसमें आपने देखा था कि आपके पास जो टाइम था ऑर्डर देने का वो आपने फिक्स कर रखा था, उसमें क्वांटिटी आपकी फिक्स नहीं थी। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है, आप फिक्स क्वांटिटी में भेजेंगे, लेकिन जो ऑर्डरिंग का टाइम है वो डिपेंड करेगा कि आपका फर्स्ट बिन अभी एम्प्टी हुआ है या नहीं हुआ है। Many a time we find that there will be no bins, but the order quantity is marked on the bin card। अब कभी कभी क्या है कि कंपनी वहां पर बिन इसे अलग से बनाकर नहीं रखती है, वो एक बिन कार्ड चलता है कंपनी में। बिन कार्ड में उस मटेरियल से रिलेटेड सारी डिटेल लिखी रहती है, और जो डेली कंजम्पशन हो रहा है उसकी उस बिन कार्ड में हम डेली एंट्री करते हैं कि आज हम कितना मटेरियल कंज्यूम कर चुके हैं, और वो उसमें से हम माइनस करते जाते हैं। माइनस करते करते जैसे ही वो जीरो पे आता है तो उस फर्स्ट बिन को हम बोल देते हैं कि हमारा फर्स्ट बिन जो है वो एम्प्टी हो चुका है। तो इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिजिकली सेपरेशन के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हुए? The main advantages of two bin system is simplicity and reliability। ये वर्क करने में सिंपल है। नॉर्मल सा कोई मैनेजर है वो भी इस चीज को पता कर सकता है इजीली, या जो वर्कर उस फील्ड में वर्क कर रहे हैं वो भी इस चीज को इजीली देख सकते हैं। जैसे ही वो फर्स्ट बिन में से या फर्स्ट स्टोर रूम में से लास्ट पीस उठाते हैं, वैसे ही वो अपने मैनेजर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। और रिलायबल भी है, इसका मतलब ये है कि आपको अलग से कोई कैलकुलेशन यहाँ नहीं करना पड़ेगी। जितना ऑर्डर आप हर टाइम दे रहे हैं वो ऑर्डर आप इजीली वहां पर प्लेस कर सकते हैं। तो अगर मैनेजर वहाँ अवेलेबल नहीं है तो उसका जो भी सब ऑर्डिनेट है वो भी इसको इजीली ऑर्डर कर सकता है। It is comparatively cheap to operate and easy to explain to a new stock control personnel। अगर कोई नया बंदा नया स्टॉक कंट्रोल पर्सनल लगाया है आपने, मान लो आपका जो पुराना एम्प्लॉय था
वो उसका आपने प्रमोशन कर दिया है और उसकी जगह कोई दूसरा आपने वहां पर अपॉइंट किया है, या आपका जो लास्ट पर्सनल था वो आपका जॉब छोड़ चुका है, तो जो नया बंदा आएगा वो भी इन सभी चीजों को काफी इजीली समझ सकता है। इसलिए ये कंपैरेटिवली चीप भी रहता है और समझने में भी आसान रहता है। रीऑर्डर पॉइंट इज इंडिकेटेड इजीली। आपको रीऑर्डर पॉइंट के लिए कोई हाई फाई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही फर्स्ट पिन का लास्ट मटेरियल आपका खत्म होता है, लास्ट पीस आपका खत्म होता है, आपको पता चल जाता है कि मेरा रीऑर्डर पॉइंट आ चुका है। ईच आइटम कैन बी परचेज्ड इन इट्स मोस्ट ईओक्यू। हर आइटम को आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बेसिस पे परचेस कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये डिसाइड किया था कि मैं जो है हर बार 1000 पीसेस ही मंगाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने वो 1000 पीसेस डिसाइड करने के पहले उसकी सारी इकोनॉमी देखी थी और उस बेसिस पे आपने उसका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 1000 पीसेस का डिसाइड किया था। तो इस तरीके से आप उसका इकोनॉमिकली उसकी परचेसिंग भी कर सकते हैं। और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं साथ साथ में। तो when different items have to be ordered from the same supplier, in order to reduce the transportation cost or in order to take the advantages of credit or discount, it is necessary to order several items simultaneously. अब क्या होता है कि आप जो आपका मटेरियल खत्म हो रहा है आप सिर्फ उसका ही ऑर्डर देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक ही सप्लायर से आप अलग अलग 4 से 8 मटेरियल परचेस करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाने के लिए आपको ये करना चाहिए कि वो जो दूसरे आइटम से उनका भी ऑर्डर एक साथ ही दे देना चाहिए। लेकिन इस सिस्टम में ऐसा हम फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि जो आइटम आपका खत्म हो रहा है, जो एम्प्टी हो रहा है, उसी का आप ऑर्डर करते हैं। तो ये एक इसका थोड़ा ड्रॉबैक है, जिसके कारण की जो आपको क्रेडिट या जो डिस्काउंट मिल सकता है प्राइस पे, वो थोड़ा सा डिस्काउंट नहीं मिल पाता है। Because of absence of adequate data, stock level and consumption rates in the simpler form, it is difficult to re-evaluate the order quantity. अभी जैसे हमने बात की थी, किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, शायद आयाम ने पूछा था कि अगर ऐसा होता रहा तो कंटिन्यूसली इसमें डिक्रीमेंट होते जाएगा, तो फर्स्ट बिन हमारा जो है वो खत्म होते जाएगा। तो उसका प्रॉब्लम ये है कि उनके पास अगर डेटा पूरा प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, उनकी जो फोरकास्टिंग टीम थी उसने प्रॉपरली फोरकास्ट करके नहीं बताया है कि अगले समय तक कितना कितना मटेरियल आपको लग सकता है। उस बेसिस पे अगर आपने वहाँ बिन डिसाइड नहीं किया है, तो इस कारण से कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पर आ सकती है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं जो कि हमने देखे इसमें। तो ये जो टॉपिक है सिस्टम वाला, पी सिस्टम और क्यू सिस्टम, ये काफी इम्पोर्टेंट है। और अगर सिर्फ हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इस पे जो क्वेश्चन बनता है वो बेसिक क्वेश्चन तो ये बनता है कि डिफरेंस बिटवीन पी सिस्टम एंड क्यू सिस्टम, या एडवांटेजेस ऑफ क्यू सिस्टम ओवर पी सिस्टम। तो इस टाइप से, लेकिन जो समझने के हिसाब से इंडस्ट्रियल पर्पज से जो हमने समझना चाहा है, वो मुझे लग रहा है कि हम चीजें वहाँ पे समझ चुके हैं। नेक्स्ट वाला जो थर्ड रहता है उसको हम बोलते हैं पी क्यू सिस्टम। अब क्या था, पी सिस्टम में कुछ एडवांटेजेस थे, कुछ डिसएडवांटेजेस थे, क्यू सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस थे, कुछ डिसएडवांटेजेस थे। और कोई भी इंडस्ट्री प्रेजेंटली जो है वो किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाती है, तो उन्होंने क्या किया है कि वो पी क्यू सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, जिसको हम ऑप्टिमल रिप्लेनिशमेंट सिस्टम बोलते हैं। तो अगर इसको हम नॉर्मल हमारी लैंग्वेज में अगर समझने की कोशिश करें, तो अगर आप पी सिस्टम को इजीली फॉलो कर पा रहे हैं तो आप पी लगा देते हैं वहां पर, अगर क्यू सिस्टम को फॉलो कर पा रहे हैं तो आप क्यू सिस्टम लगा लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी डिलीवरी, आपके ऑर्डर डेट पहले आ गई, जैसे कि हमने पिछले केस में देखा था कि हर महीने की मैं फर्स्ट को ऑर्डर दूंगा या हर महीने की 15 तारीख को ऑर्डर दूंगा, तो मान लो आपकी 15 जो तारीख है वो पहले अचीव हो गई, और जो क्वांटिटी आपके पास स्टॉक में थी वो ज्यादा कंज्यूम नहीं हुई, तो आप देखेंगे कि दोनों में से जो चीज पहले अचीव हो जाएगी आप उस बेसिस पे ऑर्डर कर देंगे। तो इस तरीके से दोनों का कॉम्बिनेशन का आप यूज वहाँ पे कर सकते हैं।
और इसीलिए हम इसको नाम देते हैं पीक्यू सिस्टम या ऑप्टिमल रिप्लेनिशमेंट सिस्टम। ऑप्टिमल रिप्लेनिशमेंट सिस्टम का मतलब है कि उस पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग उस प्रेजेंट डे पे जिस दिन आप ऑर्डर कर रहे हैं जो भी सुटेबल कंडीशंस रहती है उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर ऑर्डर कर देते। कैसे, इसको एक बार फिर से समझते हैं हम। मान लो आपके पास इस टाइप से अगर हम समझते हैं इसमें, एक मिनट, तो मान लीजिए आपको पीक्यू सिस्टम यूज करना है इंडस्ट्री में। तो पीक्यू सिस्टम यूज करना है तो आपके पास इनिशियल कुछ क्वांटिटी होगी और एक आपने पी सिस्टम लगा रखा है कि मैं हर मंथ की 15th वाली जो डेट होगी उस डेट को मैं ऑर्डर करा करूंगा, ठीक है। लेकिन साथ साथ में क्या है कि आपका कंजम्पशन भी होते जा रहा है और ये पी सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने डेट फिक्स कर रखी है और क्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने ये चीज फिक्स कर रखी है कि अगर मेरा फर्स्ट बिन जो है वो एम्प्टी हो जाएगा तो मैं 1000 यूनिट का जो है ऑर्डर प्लेस करूंगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो अगर आप जब पीक्यू सिस्टम अप्लाई करते हैं तो पीक्यू सिस्टम में आपको ये देखना है कि इन दोनों में से जो कंडीशन पहले अचीव हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे ऑर्डर करना है। मतलब आपकी अगर 15 डेट जो है वो अगर पहले आ गई है तो आप उस 15 डेट के बेसिस पे जो पी सिस्टम को फॉलो करते थे उस बेसिस पे आप ऑर्डर कर देंगे। और मान लो 15th डेट आने के पहले ही 10 तारीख को अगर आपका जो है फर्स्ट बिन एम्प्टी हो गया है तो आप जो है वो क्यू सिस्टम को बेस मानकर उसका ऑर्डर कर देंगे। तो दोनों में से जो कंडीशन पहले अचीव हो जाती है उस बेसिस पे हम इसको ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन अगर हम थ्योरेटिकली इस चीज को समझने जाते हैं पीक्यू सिस्टम को तो वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। In some situation the cost of reviewing the inventory such as stock of certain chemicals, अब ये किस चीजों में ऐसा हम फॉलो कर लेते हैं, कुछ केमिकल्स के केस में हम ऐसा फॉलो करते हैं क्योंकि उनको जो टेस्ट करने के लिए जो एक्सपर्ट रहते हैं वो जो सर्वे करने के लिए बंदा चाहिए, उनकी क्वांटिटी पता करने वाला बंदा चाहिए या उसकी क्वालिटी चेक करने वाला बंदा चाहिए। तो हमें उसके ऊपर भी क्या करना पड़ता है, कुछ अमाउंट उस पर भी खर्च करना पड़ जाती है। तो फर्दर इन सम कंटेक्स्ट द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इज वेरी सिग्निफिकेंट। और कुछ चीजों में क्या होता है कि उनका ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होता है वो काफी हाई होता है, तो आप बार बार उनको ऑर्डर नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप बार बार फ्रिक्वेंटली ऑर्डर करेंगे तो आपका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है उन मटेरियल्स में ऑर्डरिंग कॉस्ट काफी हाई होते जाता है। In such cases optimal replenishment model can be applied। और ऐसे केस में फिर आप क्या करेंगे कि पीक्यू सिस्टम जो होता है उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ मटेरियल ऐसे रहते हैं कि जिनका ऑर्डरिंग कॉस्ट काफी हाई होता है या कुछ मटेरियल ऐसे रहते हैं जिनका स्टोरेज कॉस्ट काफी हाई हो जाता है, तब फिर आप उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से और उसका जो कंजम्पशन है उसके अकॉर्डिंगली अगर वो पी सिस्टम को पहले फॉलो कर रहा है तो आप पी सिस्टम फॉलो कर लेते हैं और क्यू सिस्टम को अगर वो पहले फॉलो करता है तो हम उसको क्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें हमने 3 चीजें डिस्कस की है। पी सिस्टम क्या होता है ऑर्डरिंग करने का, क्यू सिस्टम क्या होता है इसके अकॉर्डिंग कैसे आप इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं और पी क्यू सिस्टम क्या होता है और उसको किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो पी क्यू सिस्टम है वो एक कॉम्बिनेशन है पी सिस्टम और क्यू सिस्टम का, जिसके अकॉर्डिंगली आपको थोड़ी सी इंडिपेंडेंस मिल जाता है, थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाती है वहां पर आपका डिसीजन लेने की। क्योंकि अगर आप सिर्फ पी सिस्टम को ही फॉलो करते जाते हैं तो वहां पर आपको टाइम के अकॉर्डिंग या डेट के अकॉर्डिंग ऑर्डर करना रहता है और फिक्स क्वांटिटी का ऑर्डर करना रहता है। और अगर आप क्यू सिस्टम को फॉलो करते जाते हैं तो वहां पर आपको जो फर्स्ट बिन में जो मटेरियल एम्प्टी हो रहा है उस बेसिस पे क्वांटिटी ऑर्डर करना रहती है और वो फिक्स्ड क्वांटिटी में ऑर्डर करना रहता है। लेकिन पीक्यू सिस्टम में आप ये देखेंगे कि आप टाइम के हिसाब से और जितनी आपको क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है आप उतनी क्वांटिटी के ऑर्डर वहां पर प्लेस कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ी सी यहाँ पर फैसिलिटी हमें मिल जाती है, ठीक है। तो मैं अब आज का
लेक्चर जो है वो यहीं पे खत्म कर रहा हूँ।